नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक और नए पॉडकास्ट में। आजकल हम देखते हैं हर दूसरे इंसान को टेंशन है, स्ट्रेस है, चाहे फिर वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, अपने फ्यूचर से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंशियल हो। लेकिन टेंशन और स्ट्रेस की वजह से होता है डिप्रेशन। एक्चुअल में डिप्रेशन पे क्या ट्रीटमेंट है, एंजाइटी कब होती है, पैनिक अटैक्स कब आते हैं, इन्हीं सब बीमारियों पे गाइड करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर शैली शर्मा। मैम एक प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ है, पीएचडी होल्डर है और इसी के साथ उन्होंने फेलोशिप की है साइकियाट्री एंड काउंसलिंग में। अगर आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर रिलेटिव्स में कोई भी डिप्रेशन में हो या फिर आपको लगता होगा कि वो टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए और आप भी ये पॉडकास्ट पूरा देखिए। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। मैम वेलकम टू द शो। थैंक यू विनय। पहला सवाल मेरा यही है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आजकल के ज़माने में हर दूसरा इंसान हम देख रहे हैं टेंशन में, स्ट्रेस में है। तो इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। तो हमारा टेंशन, स्ट्रेस ये माइंड से रिलेटेड होता है। तो मेंटल पीस या मानसिक स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में? मैं एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करूँगी। आप मानिए दो लोग हैं, एक पेशेंट है जिसको कैंसर है, बट वो बहुत क्रिएटिव है, वो बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अपने लाइफ में। और दूसरा पेशेंट है जिसको कॉन्स्टिपेशन है, आर्थराइटिस है और वो डिप्रेस्ड है एंड वो अपनी लाइफ में इतना निराश हो चुका है कि वो अपने घर के बाहर नहीं जा रहा है। सो ये दोनों केसेस में भले केस नंबर 1 को कैंसर है बट ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक, ही इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड केस नंबर 2 को सिंपल आर्थराइटिस है बट वो डिप्रेस्ड है। तो कौन अपनी लाइफ अच्छी पॉजिटिवली जिएगा? ऑफ कोर्स कैंसर पेशेंट। हाँ, सो मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एक्चुअली एक ड्राइविंग फोर्स है हमारी लाइफ में। मेंटल हेल्थ हमें हेल्प करता है हर ऑब्स्टेकल से बाहर आने के लिए, हैप्पी फील करने के लिए, ये लाइफ को जीने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ही बैलेंस्ड रहे, एक अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी को जीने के लिए। तो मतलब मेंटल हेल्थ और हमारी बॉडी फंक्शनिंग का एकदम सीधा संबंध है। येस ऑफ कोर्स, मेंटल हेल्थ इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बॉडी। साथ में आपकी मेंटल हेल्थ आपके डिजीज़ को भी इन्फ्लुएंस करती है विनय। आप अगर मेंटली डिप्रेस्ड है, मेंटली सैड है, वो आपको बीमारी भी कर सकती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में साइकोसोमैटिक डिजीजेस कहते हैं। तो होम्योपैथी माइंड और ये मानसिक बीमारियों पे कैसे काम करती है? सी बीइंग अ होम्योपैथ मैं पिछले 2011 से प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड होम्योपैथी का बेस ही है अंडरस्टैंड करना माइंड पेशेंट का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ये पेशेंट बीमार क्यों हुआ है, उसके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि आज उसको आर्थराइटिस हुआ है या आज उसको कैंसर हुआ है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो माइंड हमेशा एक होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मेंटल डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं। सो होम्योपैथी बहुत सपोर्टिव है इन बीमारियों के लिए भी, बिकॉज व्हेन हम एक एज अ होम्योपैथ जब मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ मेंटल बीमारियों में, तो आई डोंट सप्रेस द सिम्टम्स। जैसे किसी को डिप्रेशन है तो उसकी इच्छा नहीं होती है बाहर निकलने की, तो मेरी मेडिकेशन या होम्योपैथिक मेडिकेशन उसको सप्रेस नहीं करती हैं, जबकि उसकी विल पावर को बढ़ाती हैं। सो होम्योपैथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटल डिजीजेस में। तो क्या होम्योपैथिक दवाई है वो मानसिक शांति और स्टेबिलिटी भी बढ़ाती है? यस, हमारे फॉलोअप का पहला क्राइटेरिया यही होता है, हाउ आर यू फीलिंग। कोई भी पेशेंट आए मेरे पास, वो आर्थराइटिस का हो या कैंसर का हो या एनी डिजीज़, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई आस्क इज आपको कैसा फील हो रहा है आफ्टर द मेडिकेशन। बिकॉज एज अ होम्योपैथ हम बीमारी से पहले उस इंडिविजुअल को कंसिडर करते हैं जिसको बीमारी है। अच्छा, तो इसके आगे का एक सवाल है जो आजकल हम बहुत ज़्यादा वर्ड सुनते हैं, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है? वेल, हम ये सवाल या ये वर्ड आजकल सुन रहे हैं। माइंडफुलनेस हमारे एंशिएंट कल्चर या ईस्टर्न इंडियन कल्चर का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। अच्छा, हम शिवाजी महाराज को जानते हैं, हम प्रभु राम को जानते हैं। आपने एक नोट किया है उनकी लाइफ में वो गुरुकुल जाते थे। क्या करते थे गुरुकुल में? दे यूज्ड टू लर्न मेडिटेशन। व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन इज़
एक्सरसाइज ऑफ योर ब्रेन टू लिव इन द प्रेजेंट. हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, माइंड की एक्सरसाइज नहीं करते. सो माइंडफुलनेस इज अबाउट, ना आप पास्ट में रह रहे हो ना आप फ्यूचर में रह रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बी इन द प्रेजेंट. सो व्हेन यू आर इन द प्रेजेंट, you are not worried about your future and you don't have anger or grudges about the past. And when you're in present, आप उस प्रोसेस में आप अपनी बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में लाते हो. सो माइंडफुल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरीवन्स लाइफ. अच्छा, मतलब इंसान को वर्तमान में प्रेजेंट में जीना है तो वो एकदम माइंडफुल रहेगा, माइंडफुलनेस उसके साथ. मतलब अगेन व्हेन आई टेल यू, आजकल की जनरेशन प्रेजेंट में जीने का मतलब ये समझती है कि ज़िंदगी तो छोटी है, सब इंजॉय करते हैं, लेट अस ड्रिंक, लेट अस स्मोक. प्रेजेंट में जीना इज एक्सेप्टिंग व्हाट योर लाइफ कंडीशन इज. लाइक फॉर एग्जांपल, किसी को प्रोफेशन चाहिए था IIT का. अच्छा. अनफॉर्चुनेटली ही लैंडेड अप इनटू डिफरेंट प्रोफेशन. सो टू एक्सेप्ट, फाइन, मुझे ये प्रोफेशन नहीं मिला बट मुझे इसको एक्सेप्ट करना है. So that is more about mindfulness and that comes only after practice. And homeopathic medications, जब हम patient को शुरू करते हैं, we see that patient start accepting his situation. And when he starts accepting, उसके brain के networks जो होते हैं ना, it starts breaking and then they are more healthier. अच्छा. अगला सवाल मैम ये है कि हमारे मन में कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं, कुछ विचार होते हैं जो कभी एक्सप्रेस नहीं किए गए होते हैं, तो क्या उनकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ वीक हो सकती है? नॉट नेसेसरी कि अगर कोई थॉट है वो एक्सप्रेस नहीं हुआ तो मेंटल प्रॉब्लम हो सकती, बट अगर हम वो थॉट के साथ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द पास्ट किसी ने आपको हर्ट किया, यू गेट ऑब्सेस्ड बाय द थॉट कि हाउ कम ही हैज़ हर्ट मी, I will not leave him, he has hurt me. So when you get obsessed with these kind of thoughts, आप क्या करते हो, आप एक lower vibrational frequency में vibrate करने लगते हो. या someone has a disappointment in their past and then you're obsessed, I got a disappointment, how will I live without that person, and you're not able to forget what has happened. वहाँ पर problem शुरू होती है. So the thing is, don't forget, but you have to learn the art of forgiveness, which is very important for a good mental health. अच्छा, तो मतलब थॉट्स या फिर एक्सप्रेस हमने नहीं किए गए होंगे तो मेंटल हेल्थ वीक होने की कोई ऐसी वजह नहीं है. No. अच्छा. और एक सवाल ऐसा है कि क्या थॉट्स क्या होते हैं और इमोशंस क्या होते हैं, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? Well, Vinay, you will be surprised to know, थॉट्स कैसे होते हैं. जैसे आप घर से निकले, वहाँ से गाड़ी गई, फिर आप आगे निकले, वहाँ पर आपने गाय देखी, वहाँ पर भैंस देखी. अच्छा. वहाँ से आगे से एक आदमी गया जिसने आपसे जनरल. अच्छा. जब हम वो थॉट्स के साथ अटैच हो जाते हैं, एग्जाम्पल, आप रास्ते से निकले, आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आपने गाड़ियाँ देखी, आपके थॉट्स आए, एंड देन एक आदमी ने आपको चिल्लाया. अच्छा. वो चिल्लाने पे आपने इमोशंस क्रिएट किए, और जब वो इमोशंस हम क्रिएट करते हैं और वो इमोशंस के साथ हम बहुत अटैच हो जाते हैं, दैट टाइम हम बीमार हो सकते हैं. सो थॉट्स इज गुड, वी शुड हैव थॉट्स, बट गेटिंग अटैच टू द थॉट इज वेरी बैड. अच्छा. तो और इसके आगे है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट, कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट इंसान की लाइफ चेंज कर सकता है? वेल, पॉजिटिव माइंडसेट आपकी लाइफ को बायोलॉजिकली, स्पिरिचुअली एंड हेल्थ वाइज इन्फ्लुएंस कर सकता है. बायोलॉजिकली कैसे? व्हेन यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, आप बहुत होपफुल होते हो अपनी लाइफ को लेके, चीयरफुल होते हो, फॉरगिविंग होते हो. जब आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होता है तो आपको एक क्या फीलिंग आती है विनय? यू फील फुलफिल्ड, यू फील हैप्पी, राइट? एंड व्हेन यू फील फुलफिल्ड, इट इज़ दैट मोमेंट आपकी बॉडी पॉजिटिव हॉर्मोन्स बनाती है, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन. एंड ये हॉर्मोन्स जब आपकी बॉडी में जाते हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपकी जो बीमारियां हैं उनको हील करते हैं. स्पिरिचुअली कैसे हेल्प करता है? आपको स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व करता है पॉजिटिव माइंडसेट. इमेजिन इफ समवन हैज हर्ट यू एंड you have the capacity to forgive him and leave him to karma. So what will happen? Who will evolve? You will evolve. सही है. So it helps a lot. अच्छा,
क्या आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि हर सभी का स्क्रीन ऑन टाइम बढ़ रहा है, तो आजकल के डिजिटल ज़माने में ज़्यादा या फिर कंटिन्यूअसली स्क्रीन देखने की वजह से हमारा माइंडसेट या फिर माइंड नेगेटिव बनते जा रहा है, ऐसे आपको लगता है? या आई टेल यू वन थिंग, हम स्क्रीन देखते हैं ना, व्हेन वी सी पॉडकास्ट, उससे तकलीफ नहीं होती। अच्छा। पर जब रील्स देखते हो तो आपका अटेंशन स्पैन कितना जा रहा है? पहले एक 60 सेकेंड्स था, हाँ अब इट इज़ कमिंग टू 30 30 सेकेंड्स। सेकेंड। तो आपको हर 30 सेकेंड्स में डोपामाइन किक चाहिए, आर्टिफिशियल। हाँ व्हाट इज डोपामाइन किक? जब आपको कुछ नई नई चीज़ पता चलती है, अच्छा। आपकी बॉडी डोपामाइन बनाती है, दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। बट व्हेन यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग योर स्क्रीन आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स, हर 30 सेकंड में एक नया कुछ हमें दिख न्यू रहा नया है। कुछ मिलता है, न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, सो आपकी बॉडी डोपामाइन बनाती है। बट वो इतना फ्लक्चुएशन होता है आपके ब्रेन के अच्छा। केमिकल्स में, यू फील टायर्ड, अच्छा। यू फील इरिटेटेड। ये बायोलॉजिकली होता है। मेंटली कैसा होता है? यू सी एवरीवन इज हैप्पी वेयर द स्क्रीन वर्ल्ड इज़ अ वेरी आर्टिफिशियल वर्ल्ड। तो अगेन वो आपको सेंस ऑफ लेस फील कराती है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कमी है, यू डोंट फील फुलफिलमेंट फीलिंग। तो दैट इज़ वाई योर स्क्रीन टाइम, एक्सेसिव मोबाइल आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है। अनफॉर्चुनेटली फ्यूचर में जो बच्चे आ रहे हैं, दे आर गोइंग टू सफ़र अ लॉट विथ मेंटल डिजीजेस, अच्छा। अ लॉट। तो आपको कहना है कि स्क्रीन ऑन टाइम, ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम की वजह से बिल्कुल निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। यस यस। अच्छा। इसके आगे का एक सवाल है, जैसे आपने बताया मन के बारे में बताया, माइंडफुलनेस के बारे में बताया, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंट के मन को समझना, उसके माइंड का स्टडी करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? वेल सी, क्यों इम्पोर्टेंट है से पहले मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी कैसे बनती है, राइट? अच्छा। नाउ योर विनय, व्हाट आर यू विनय? Are you just eyes? Are you just kidney? Are you just heart? No, you're something beyond that. Now you can feel, you can love, you can get angry, you have emotions. Beyond that, what is Vinay? Who can plan, who has intellect. And beyond that, what is Vinay? It is a soul. Right? So when a person falls sick, उसकी बॉडी सिक फॉल होती है, बट वाई? बिकॉज उसकी बॉडी के पीछे देर इज समथिंग विच इज़ हिज इमोशनल पार्ट, देर इज समथिंग विच इज़ हिज इंटेलेक्चुअल पार्ट। तो जब इमोशंस और इंटेलेक्ट डिस्टर्ब होते हैं, एट दैट मोमेंट उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे आता है। सो व्हेन एज अ होम्योपैथिक कंसल्टेंट, व्हेन आई ट्रीट माई पेशेंट, जो भी पैथोलॉजी हो, बी इट कैंसर, बी इट साइकेट्रिक इलनेस, बी इट चिल्ड्रन इलनेस, आई हैव टू फाइंड व्हाई दिस पर्सन फेल सिक। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक पेशेंट थी, उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। अच्छा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून कंडीशन, जिसमें आपकी बॉडी की सफ़ेद पेशी, जिसको हम WBC कहते हैं, वो आपकी जॉइंट्स पे अटैक करने लगती है, आपके कनेक्टिव टिश्यू पे अटैक करने लगती है, राइट? शी वॉज अ हेल्दी वुमन, ऑल ऑफ अ सडन शी गॉट दिस पैथोलॉजी, राइट? सो जानना बहुत ज़रूरी था कि वाई शी फेल सिक। सो गेटिंग बैक टू हर हिस्ट्री, आई गॉट दैट अच्छा 6 months बैक व्हाट हैड हैपेंड, उसके हस्बैंड का बहुत बड़ा बिजनेस लॉस हुआ था। अच्छा। ही हैड अ वेरी बिग बिजनेस फेलियर एंड पीपल वर कमिंग इन द हाउस, वो पैसे मांग रहे थे, उनको धमकी दे रहे थे, और वो वुमेन को इतना शर्म फील हुआ, इतना इन्फीरियर फील हुआ कि वो लोगों को फेस नहीं कर पा रही थी, और अंदर ही अंदर वो खुद को ब्लेम करने लगी। अच्छा। कि काश मैंने उनको बोला होता दिस पार्टनर इज़ नॉट गुड, डोंट डू बिजनेस विथ हिम, इसके साथ बिजनेस आप मत कीजिए। अच्छा। एंड वो इतना ब्लेमिंग में गई, इतना सेल्फ ब्लेमिंग में गई, इतना नेगेटिव इमोशंस बनाया, नेगेटिव इमोशंस ने नेगेटिव हार्मोन्स बनाए बायोलॉजिकली, जिसने उसकी बॉडी में ये पैथोलॉजी क्रिएट किया। सो एज अ होम्योपैथ, अगर मुझे बीमारी के रूट पे जाना है, मुझे उस बीमारी के रूट को ट्रीट करना है, मुझे वो पेशेंट की जर्नी जाननी बहुत ज़रूरी है। सो होम्योपैथी के लिए माइंड, इमोशंस एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। हमने माइंडफुलनेस या फिर माइंड के बारे में बात करी, इसके आगे और स्ट्रेस के बारे में भी बात करी। इसके आगे की जो स्टेज होती है वो अल्टीमेटली डिप्रेशन ही होती है, लेकिन उससे पहले डिप्रेशन और सैडनेस, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। कई कई लोगों को लगता है, कई टीनेजर्स को लगता है कि वो 2-3 दिन सैड है तो उनको लगता है कि क्या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ या फिर मैं डिप्रेस्ड हूँ क्या, ऐसे। तो पहले ये बताइए कि डिप्रेशन और सैडनेस में डिफरेंस क्या है? वेल, एग्जाम्पल देती हूँ मैं। सैडनेस एक स्टेट है
1 या 2 दिन रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को मिलना है अच्छा. एंड शी couldn't meet you. You will be sad, no? You will not be depressed. After 2 days you'll come out of it. Give an example. बट वो सैडनेस का जो फीलिंग होता है, भले ही 2 दिन का होगा विनय, वो इतना इंटेंस नहीं होगा कि पेशेंट की लाइफ के लिए होप ख़त्म हो जाए, वो घर के बाहर ना हो जाए. अगर वो सैडनेस की फीलिंग, हम कभी ना कभी सैड होते हैं, वो सैडनेस की फीलिंग को आप 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करो. अच्छा. जो 6 महीने परसिस्टेंट रहती है, वो पर्सन का आई कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है लोगों के साथ, वो अपने कमरे के बाहर नहीं आ पाता, ही वॉन्ट्स डार्कनेस, और हर सिचुएशन में वो खुद को ही ब्लेम करने लगता है. ही फील विक्टिमाइज्ड एंड ही ब्लेम हिमसेल्फ फॉर अ सिचुएशन. उसको हम डिप्रेशन कहते हैं. अच्छा. सो डिप्रेशन से बाहर खुद से आना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. अच्छा. वही एक सवाल उससे जुड़ा हुआ है कि कोई कैसे पहचाने कि कोई इसका किसका अपना या फिर कोई फैमिली मेम्बर डिप्रेशन में है या फिर डिप्रेस्ड है. डिप्रेशन के एक कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर में देख रहे हो एक सडन चेंज आया है नेचर में, जैसे पहले वो इंसान बहुत हैप्पी रहता था, सबके साथ मिक्सअप होता था, बट सडनली आप नोट कर रहे हो ये अकेले रहने लगा है. अच्छा. राइट. उसको लोग नहीं चाहिए, अंधेरे में रहता है ज़्यादा, या हर चीज़ को लेके सेल्फ ब्लेमिंग में जाने लगा, डिप्रेसिव या सुसाइडल थॉट्स उसको आ रहे हैं. अच्छा. ही इज़ नॉट एबल टू फील हैप्पीनेस. वो पेशेंट यही बोलेगा, आई एम नॉट एबल टू फील हैप्पीनेस. अच्छा. आई डोंट नो व्हाट हैप्पीनेस इज. उसका माइंड, उसका लाइफ नम हो जाता है कुछ भी इमोशंस को फील करने के लिए. दैट टाइम यू कैन थिंक कुछ तो चेंज हुआ है. व्हाट इज अ चेंज? इट कुड बी डिप्रेशन. टॉक टू दैट पर्सन. अच्छा. तो इसी को लेके एक सवाल है कि क्या अलग अलग इंसानों की तरह उनके डिप्रेशन के सिम्टम्स के भी टाइप्स होते हैं या फिर सब में इन जनरल सेम ही होते हैं? इन जनरल डिप्रेशन के सिम्टम्स या साइंस सेम होते हैं. अच्छा. कुछ अप एंड डाउन होगा, जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाएंगे, कुछ लोग हाँ. खाना छोड़ देंगे. अच्छा. या कुछ लोग बहुत इरिटेट और एंग्री होंगे, कुछ लोग बात ही नहीं करेंगे. अच्छा. बट कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है वेयर दे फील डिसकनेक्टेड, मतलब लोगों से कनेक्शन स्टॉप कर देंगे. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप जैसे आपने पूछा कि डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उससे इम्पॉर्टेंट है कि उसको डिप्रेशन हुआ क्यों, वो जानना बहुत ज़रूरी है. अच्छा. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वेन एवर वी आर सीइंग एनी डिप्रेशन पेशेंट. और एक है कि मेल्स में और फीमेल्स में, पुरुषों में और स्त्रियों में डिप्रेशन अलग अलग होता है या फिर सेम ही होता है? ऐसा कई रिसर्च में देखा गया कि विमेंस में जो डिप्रेशन है उसकी परसेंटेज ज़्यादा है. इसके बारे में आप क्या कहें? यस, डिप्रेशन फीमेल्स में परसेंटेज ज़्यादा है इसके लिए बिकॉज वुमेन्स आर मोस्टली नॉट एक्सप्रेसिव. अच्छा. सिंस चाइल्डहुड वुमेन्स हैव बीन ट्रेन्ड इन अ वे कि डोंट एक्सप्रेस, डोंट शो, टॉलरेट. अच्छा. तो उसके वजह से दे डोंट टेल द सिम्टम्स ऑन टाइम, दे ट्राई टू हाइड लॉट ऑफ थिंग्स. इसलिए वुमेन्स में वो इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू मेंस. अच्छा. तो मतलब फीमेल्स में ज़्यादा है. Yes. थोड़ा बहुत Yes. परसेंटेज. अगला सवाल यह है कि डिप्रेशन और हमें होने वाली कॉमन जो डिसीजेस है, कॉमन बीमारियां, इनके बीच में कुछ संबंध है क्या? क्योंकि हमने कोविड में देखा कि कई अच्छे अच्छे लोग डिप्रेशन में चले गए. उसके रीजंस कई हो सकते हैं, कोविड भी एक था. लेकिन ऐसे लोग जिनको कभी डिप्रेशन में जाना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों ने सोचा था, ऐसे ऐसे लोग डिप्रेस्ड हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए. तो इनमें क्या मतलब संबंध है? वेल, एज आई सेड विनय, माइंड एंड बॉडी इज रिलेटेड, राइट. डिप्रेशन के वजह से और कोई बीमारी हो सकती है. अच्छा. और कोई बीमारी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है, राइट. डिप्रेशन दोनों कोरिलेटेड है. कोरिलेटेड हो सकते हैं बिकॉज वॉट एवर योर थिंकिंग, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे होता ही है. अच्छा. राइट. जैसे कोविड, व्हाट हैड हैपेंड इन कोविड, अचानक लॉकडाउन हुआ. वन सेकेंड क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड डाइंग. आज इसके घर पे डेथ, कल उसके घर पे डेथ. हम एक कॉन्स्टेंट एंटिसिपेशन में थे वो पीरियड में. बहुत ज़्यादा. करेक्ट. थर्ड, व्हाट हैपेंड इन कोविड, बहुत लोगों का फाइनेंशियल लॉस हो गया. एंड क्या हुआ कोविड में, होपलेस हो गए लोग. पीपल थॉट शायद लॉकडाउन कभी खुलेगा ही नहीं.
सो दीज वे द मेजर प्रेसिपिटेटिंग सिम्टम्स कि लोगों को डिप्रेशन हो गया या एंग्जाइटी हो गई. सो कोविड के बाद हमने देखा लोगों का मेंटल हेल्थ बहुत ब्रेक हुआ बिकॉज सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इट वाज अ इंड्यूस्ड डिप्रेशन, सर्कमस्टेंशियल डिप्रेशन कहते हैं जिसे. अच्छा, और एक सवाल ये है कि क्या डिप्रेशन जेनेटिकल हो सकता है, मतलब हाँ, किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री होगी तो डिप्रेशन हो सकता है? या देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि किसी को टेंडेंसी हो सकती है डिप्रेशन की इफ़ इट इज़ रनिंग इन अ फैमिली, बिकॉज हम फैमिली जीन्स कैरी करते हैं ना. तो हम फैमिली जीन्स जब कैरी करते हैं, फैमिली की वीकनेसेस भी कैरी करते हैं, अपने पेरेंट्स के स्ट्रेंथ भी कैरी करते हैं, तो यू कैन कैरी दोज इमोशनल वीकनेसेस ऑफ योर फैमिली विच कुड लीड टू डिप्रेशन. अगर वैसे देखा जाए तो सोसाइटी में आज भी कई लोग हम देखते हैं कि जो डिप्रेशन को बीमारी नहीं मानते. उनको लगता है कि एक ये मन का वहम है या फिर सैडनेस जैसा कुछ है. वो बोलते हैं कि आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, गाने सुन लीजिए या फिर कहीं घूम के आ जाइए तो ये सब ठीक हो जाएगा. इस मतलब माइंडसेट को कैसे बदला जाए? वेल, डिप्रेशन होता है, इट इज़ फॉर रियल. अच्छा. जैसे एक इंसान फिजिकली बीमार हो सकता है, उसको नी में इंजरी हो सकती है, लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है, वैसे ही ये माइंड की बीमारी है. अच्छा. अनफॉर्चुनेटली हम उसको डायग्नोस नहीं कर सकते ऑन एनी इन्वेस्टिगेशन. अच्छा. डिप्रेशन साइन एंड सिम्टम से ही पहचाना जाता है. तो डिप्रेशन इज़ फॉर रियल बिकॉज मैनी पीपल हैव नॉट फेस्ड डिप्रेशन, दे डोंट नो इट कुड बी. बट जो इंसान डिप्रेस्ड होता है, he is not able to lift himself or his soul, and this is for very sure. and वो टाइम पे he will need help, primarily उसकी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प. अच्छा. डिप्रेशन में जाना कोई शेमफुल बात नहीं है. many times people don't accept a person has depression is वो शेमफुल फील करते हैं. how can I be depressed? I am a strong person. तो मतलब ये मोटिवेशनल वीडियोस They वगैरह, don't गाने help. वगैरह सुन They के don't कुछ नहीं help. होगा? No, you have to address the root cause of depression for अच्छा. that. And first of all, उसकी फैमिली को उसको सपोर्ट करना है कि इट्स ओके, वी आर देयर फॉर यू, विल हेल्प. अच्छा, तो क्या डिप्रेशन को या फिर डिप्रेशन जैसी बीमारी को होम्योपैथी में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? यस, डिप्रेशन स्पेसिफिकली डिप्रेशन के स्टेजेस होते हैं. एक्सट्रीम स्टेज ऑफ डिप्रेशन ऐसा होता है विनय कि पर्सन इज लाइक अ वेजिटेबल, उसे कुछ समझ ही नहीं रहा है. अच्छा. ही स्टिल स्टक. वो केसेस थोड़े डिफ़िकल्ट जाते हैं होम्योपैथी में या कोई भी सिस्टम में. बट इनिशियली फर्स्ट सेकेंड स्टेज में हमने अगर पकड़ लिया डिप्रेशन एंड उसको टाइमली ट्रीटमेंट किया, द पर्सन कैन कम आउट ब्यूटिफुली. अच्छा. बिकॉज बाय होम्योपैथिक मेडिकेशंस हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को आर्टिफिशियली ठीक नहीं कर रहे, हम अंदर से उसकी विल पावर को बढ़ा रहे हैं. अच्छा. एंड व्हेन ही स्टार्ट्स हीलिंग आफ्टर एड्रेसिंग कि इसको डिप्रेशन हुआ क्यों, जब वो हील होना शुरू होता है ना, तो ऑटोमेटिकली द पर्सन कम्स आउट ऑफ डिप्रेशन. अच्छा, ऐसा आपने एक्सट्रीम स्टेज की बात करी, तो ऐसा कई रिसर्च में सामने आया है कि जो लोग सुसाइडल होते हैं या फिर सुसाइडल थॉट्स जिनके मन में आते हैं, वो अंदर से टूटे हुए होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं. तो इस मेंटल सिचुएशन को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से कैसे ठीक किया जा सकता है? वेल, सुसाइडल थॉट्स या सुसाइडल एक्शन उस मोमेंट में आता है जब वो एक्सट्रीम होपलेस फील करता है. अच्छा. एक्सट्रीम होपलेसनेस लीड्स टू सुसाइडल टेंडेंसीज. एक बार एक इंसान सुसाइडल अटेम्प्ट करेगा और बच गया ना, ऐसा भी देखा गया कि ही विल नेवर डू दैट. इट्स अ स्पर ऑफ अ मोमेंट. अच्छा, मतलब जिसने अटेम्प्ट ट्राई किया और फिर वो अटेम्प्ट ट्राई नहीं करता है, ऐसा नहीं मतलब? करता, या उसकी वो टेंडेंसी बहुत बार देखिए कम हो जाती है. अच्छा. बिकॉज ऐसे क्यों होता होगा? बिकॉज सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन इज डिप्रेस्ड, वो डिप्रेशन में क्या होता है, वो बहुत होपलेस होता है. और सबसे बेकार फीलिंग होता है उसके अंदर कि आई एम वर्थलेस, मतलब अच्छा. मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं है मेरी आंखों में. और वो मोमेंट में ही फील्स हेल्पलेस कि अच्छा. मुझे कोई हेल्प है ही नहीं. और वो अपने आप को इस वर्ल्ड में इतना अकेला समझता है, ही फील्स ये सिचुएशन से मैं कभी बाहर आ नहीं सकता. अच्छा. एंड दैट पेन इज सो बैड, दैट इमोशनल पेन इज सो इंटेंस. उससे लगता है ये इमोशनल पेन से बाहर आने का एक ही तरीका है, आई विल गिव माई लाइफ. अच्छा. दैट इमोशनल पेन से राहत उसको सुसाइड लगता है.
At that moment, any person who is watching this podcast, I would say, that moment जब उसको लगता है I will take my life or I want to take a life, just give a call to someone. Go and take a bath. वो जगह से हट जाइए. अच्छा. Just go and seek help. Why? The reason is वो moment चला गया ना, he will not do that. But that moment is very delicate. अच्छा. तो होम्योपैथी में इसके लिए ट्रीटमेंट है? Yes, of course, yes. ऐसे कई केसेस देखे हैं हमने जिनके साथ बचपन में कोई इंसिडेंट हुआ होता है, कोई हादसा हुआ होता है, जिसकी यादें उनके मन में चलती रहती है और उसकी वजह से वो बच्चा डिप्रेस्ड रहता है और फिर उसका पढ़ाई में, स्कूल लाइफ में एकदम अफेक्ट हो जाता है. तो बच्चों की अपब्रिंगिंग में अपने पेरेंट्स ने कैसे ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस ना हो, वो डिप्रेशन की ओर ना चले जाए? सी विनय, हम एक इंसान की लाइफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन इज टिल वो इंसान को एडोलेसेंस नहीं आता, मतलब 12-13 साल, और एक लाइफ 12-13 साल के बाद की. 12-13 साल तक जब तक एक बच्चा होता है, उसका मेजर नीड इज़ इमोशन. एंड वो एज में बच्चा बहुत इम्पल्सिव होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है. उसमें 2 पार्ट्स करूँगी मैं. वन इज़ अ चाइल्ड जिसको ट्रॉमेटाइजेशन हुआ है, मतलब वो एज में अगर उसको प्यार नहीं मिला, उसको सपोर्ट नहीं मिला, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला, तो वो ट्रॉमास उसके ब्रेन में इम्प्रिंट या छप जाते हैं और उसे ऐसा लगता है वर्ल्ड में मुझे कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, कहीं पर भी प्यार नहीं मिलेगा, एंड वो वर्ल्ड को उसी एंगल से देखने लगता है. सो चाइल्डहुड ट्रॉमा प्ले अ वेरी मेजर रोल बिकॉज वो एज तक बच्चे का इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होता. वंस वो 12 साल का होता है, उसका इंटेलेक्ट डेवलप होने लगता है. अच्छा. बायोलॉजिकली स्पीकिंग हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है ब्रॉडली. वन इज़ ओल्ड ब्रेन, वन इज़ न्यू ब्रेन. ओल्ड ब्रेन को हम मेडिकल टर्म में या ले लैंग्वेज रेप्टेलियन ब्रेन कहते हैं. अच्छा. एंड न्यू ब्रेन जिसको हम बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब वो पार्ट ऑफ ब्रेन है जो ह्यूमन को ह्यूमन बनाता है. अच्छा. सो ओल्ड ब्रेन या रेप्टेलियन ब्रेन या जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वो डील करता है इमोशंस को. वो पार्ट डील करता है अपने इमोशंस को हम कैसे प्रोसेस करते हैं. वो डील करता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. मतलब बच्चा क्या बोलता है, मुझे चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, मुझे कुछ भी करो, आई वॉन्ट अ चॉकलेट. वो गिर जाएगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा. वाई? बिकॉज उसको इंटेलेक्ट डेवलप नहीं है. ही इज़ जस्ट हाईजैक्ड बाय हिज इमोशंस. वो अपने इमोशंस पे ही काम कर रहा है. राइट? जैसे ही बच्चा 12-13 ईयर्स का होता है, वो एडोलेसेंस में जाता है, दिस इज़ द टाइम उसका इंटेलेक्ट डेवलप होने लगता है. करेक्ट? मतलब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इवॉल्व होने लगता है. तो ये स्टेज में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चे की हर विश पूरी नहीं करनी चाहिए. उसके बाद उसको पेशेंस सिखाना है, उसको टॉलरेंस सिखाना है, उसको विटामिन एन देना है. मतलब ही शुड टेल नो टू द चाइल्ड सो दैट ही विल नॉट गो फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. मतलब मुझे आज मूवी जाना है तो जाना है. पेरेंट्स शुड से नो, यू शुड नॉट गो फॉर द मूवी. वाई? व्हेन ही विल लिसन टू नो, उसमें एक टॉलरेंस डेवलप होगा, उसमें एक लॉजिक डेवलप होगा. एंड ये बच्चे जब बड़े होते हैं ना, दे बिकम मेंटली इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग. बट पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला ना, मैं मेरे बच्चों को सब दूंगा. तो उसमें क्या होता है, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, दे डोंट लेट देयर ब्रेन इवॉल्व. वो बच्चों को रेप्टिलियन ब्रेन में डांस कराते हैं. तो बच्चे क्या करते हैं, 20-25 साल के होते हैं, ये लड़की ने मुझे धोखा दिया, सुसाइड कर लेते हैं. मुझे जॉब नहीं मिला, डिप्रेशन में जाते हैं. बिकॉज द पेरेंट्स, आजकल हम देख रहे छोटे छोटे रीजंस पे लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं. मतलब ये आजकल की रीजन इज व्हाट, उनका हर विश फुलफिल हो रहा है जब नहीं होना चाहिए. जब उनको ना सुनना है, पेरेंट्स ना नहीं बोलते. अच्छा. सो आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स. 12-13 साल तक बच्चों के इमोशनल नीड्स पूरी करो, बी विद देम, हर इमोशनल नीड पूरी करो. बट आफ्टर दे क्रॉस एडोलेसेंस, टीच देम टू लिसन टू नो. 10 में से 4 इच्छाएं उनकी पूरी मत करो. अच्छा. एंड गिव देम लॉजिक. तो उससे they will be more mentally strong. They will become something like Steve Jobs or Elon Musk or something like, you know, who can do great for the society. अच्छा. अगर किसी के घर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट है
तो उसके घर के लोगों ने, उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए कि वो आगे चल के जल्द से जल्द डिप्रेशन से बाहर आए? should treat that patient like a baby, अच्छा। like a newborn baby. अच्छा। हम जब नई कार लाते हैं या हमारे घर पे एक न्यूबॉर्न बेबी आता है, वो फिजिकली कितना फ्रजाइल है, कितना डेलिकेट है. डिप्रेस्ड पर्सन मेंटली इमोशनली बहुत फ्रजाइल और डेलिकेट. अच्छा। यू हैव टू बी वेरी डेलिकेट व्हेन यू हैंडलिंग सच पेशेंट्स. नेवर टेल यू आर फाइन. नेवर टेल हिम यू आर फाइन, बिकॉज ही इज़ नॉट फाइन. एंड इफ यू टेल यू आर फाइन, वो इंसान अगेन कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा. अरे दे थिंक आई एम फाइन बट आई एम नॉट फाइन, आई हैव टू बी फाइन. उस इंसान के अंदर और प्रेशर जाता है. गिव हिम स्पेस, बी विथ हिम. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप क्या कीजिए पता है, जो पर्सन डिप्रेशन में है उसके साथ, मेक हिम बिलीव दैट यू आर नॉट द कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम. अच्छा। एंड उसको ऐसी एक्टिविटीज़ में डालिए जिससे उसका सेल्फ वर्थ या सेल्फ स्टीम वापस आ जाए. दिस इज़ हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ सच पेशेंट्स. अच्छा, उसके आगे की स्टेज की बात करते हैं, वो है एंग्जाइटी. पहले हमें हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बीच में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अच्छा। डिप्रेशन इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडनेस, सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में. एंग्जाइटी इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फियर. See, fear is very important part of your life, अच्छा। right? अगर हम डरेंगे नहीं, we will not grow. Fear होना ज़रूरी है. जैसे हम एग्ज़ाम को जाते हैं, एग्ज़ाम जाने के पहले थोड़ा डर होना ज़रूरी है. डर होता है, टेंशन होता है थोड़ा सा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? इट हेल्प्स अस टू परफॉर्म बेटर. अच्छा। डर होता है ना, मैं फेल हो गया तो, या आई कुडंट गिव माई बेस्ट, दिस मेक्स यू वर्क बेटर. अच्छा। बट ये डर इमेजिनरी हो गया तो, अच्छा। एग्ज़ाम होने के बाद भी नेक्स्ट एग्ज़ाम तक आप रोज़ एक्सट्रीम फियर में जाओ. अरे मेरा एग्ज़ाम होगा 6 महीने बाद, मैंने अच्छे से नहीं किया तो, एंड साथ में आपको पाल्पिटेशन होने लग रहा है. अच्छा। क्योंकि यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ दैट यू आर नॉट एबल टू गिव एनी आंसर्स, यू विल फेल. यू आर इमेजिनिंग, ये आपके इमेजिनेशंस है. दैट एक्सट्रीम फियर विच इज़ नॉट ट्रू, अच्छा। जो 10 फोल्ड हो जाता है, दैट इज एंग्जाइटी. ओके। और एंग्जाइटी जैसे पेशेंट को होती है, पाल्पिटेशन होता है, ही मे स्टार्ट स्वेटिंग एंड ही मे नॉट एबल टू परफॉर्म थिंग्स आउट ऑफ फियर ऑफ फेलियर. क्या किसी खास ट्रिगर की वजह से एंग्जाइटी बढ़ सकती है? वेल सी, एंग्जाइटी पेशेंट को जब हम ट्रीट करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में पहली बार उसकी एंग्जाइटी कब ट्रिगर हुई है. वन, व्हाट हैड हैपेंड, कैसे एंग्जाइटी ट्रिगर हुई. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें नोट करनी है, वो बच्चे का चाइल्डहुड कैसा था. अच्छा। आई टेल यू, मेरा एक केस है. दैट पेशेंट केम टू मी विथ एक्सट्रीम एंग्जाइटी एंड एंटिसिपेशन. मतलब उसकी वाइफ बोलती है कि वो ऑफिस भी जाता है, मुंबई में मेरा पेशेंट है, वो ट्रेन में हर 4 to 5 स्टेशन में उतर जाता है. उसको इतना डर लगता है ऑफिस जाने को. इफ़ आई डोंट रीच इन टाइम देन माई बॉस विल गेट एंग्री, माई बॉस विल शाउट एट मी. बोलती मैं, ही इज़ सो इरिटेटेड, ही इज़ सो एंग्री, ही इज़ सो एंटिसिपेटेड. उसमें बहुत बेचैनी हो जाती है. सो आई वेंट टू हिज चाइल्डहुड. तो उसकी चाइल्डहुड में एक इंसिडेंस हुआ था वेयर वो स्कूल लेट पहुंचा था. अच्छा। राइट, ही वॉज इन 6th स्टैंडर्ड एंड उसकी टीचर ने उसको बहुत मारा था. अच्छा। जस्ट बिकॉज ही वॉज लेट फॉर सम टाइम. वो डर उसका अभी तक, मतलब इतना बड़ा हो जाने इतना के बाद? मारा था, मारा तो था ही. उसकी टीचर ने पूरे असेंबली के सामने उसके इंसल्ट की थी. अच्छा। सो दैट थिंग उसके घर अंदर घर बना गई. सो व्हेनेवर ही हैज़ टू रीच समवेयर, वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है. अच्छा। और वो ट्रिगर ऑफिस नहीं है, वो ट्रिगर उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है. सो हियर यू हैव टू ट्रीट हिज चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड दैट पर्सन शुड एड्रेस कि माई एंग्जाइटी इज इमेजिनरी, द कॉज इज हियर. अच्छा। और क्या कैफीन या फिर अल्कोहल या फिर कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ों की वजह से हमारी एंजाइटी बढ़ सकती है? या फिर हम ओवरऑल देखा जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेल सी, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी से आना है बाहर,
तो आपको वो चीज़ लेनी चाहिए जो आपकी बॉडी में नेचुरली गुड हार्मोन्स बनाए. अच्छा. राइट. तो हेल्दी फूड 1, you should eat healthy food. Second thing is you should exercise daily. So when you're exercising, specifically for depression patients, अच्छा. when they exercise, when they gym, the body starts making dopamine. और ये dopamine hormone आपको feel good feeling देता है. अच्छा. You heal faster. And third most important is you should hug someone. अच्छा. When a person is depressed and you hug that person, जाने अनजाने में जब हम किसी को हक करते हैं ना 6 या 10 सेकेंड्स के ऊपर, तो उस इंसान की बॉडी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करती है विच इज़ अ लव हार्मोन. सो ही फील्स बेटर विद दैट. 1. सेकेंड थिंग इज हैव चॉकलेट. चॉकलेट. Yes. अच्छा. वाई चॉकलेट को हम प्यार में देते हैं, ऐसे ही इसको. लेकिन लोग बोलते हैं उसमें शुगर कंटेंट होता है that's ज़्यादा. unfortunate. तो चॉकलेट में कौन सा, मतलब डार्क चॉकलेट भी होता है, नॉर्मल चॉकलेट भी होता है, तो वेल सी, डार्क चॉकलेट इज़ वेरी गुड अच्छा. बिकॉज इट इज़ कोको जो चॉकलेट के अंदर होता है, जो आपको आपकी बॉडी में सीरोटोनिन प्रोड्यूस करता है. अच्छा. जिससे आपके मूड्स बैलेंस रहते हैं. सो यू नो वेन एवर समवन इज इन लव और देर इज अ ओकेजन टू सेलिब्रेट समथिंग, हम चॉकलेट देते हैं because it just elevates your mood, you know. So you can have cocoa, you can have cocoa milk. So these are just temporary superficial supporting thing. They are not therapeutic, ये medicines नहीं है, but of course you should treat the inner cause of the disease. ये खाने से थोड़ा बहुत फायदा. हाँ, temporary में feel good, you know. अच्छा. एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो, हमने सुना है कि पेशेंट को नींद अच्छे से नहीं आती या फिर नींद आती नहीं, तो इसके लिए होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है? Well again, और उसको नींद क्यों नहीं आती? see, ये एक साइकिल है because of overthinking. अच्छा. because of constantly negative thinking. आपकी बॉडी क्या करती है, बहुत केमिकल्स ब्लास्ट करती है आपके ब्रेन में. करेक्ट. वो केमिकल ब्लास्टनेस के वजह से you're constantly in a state of alertness. अच्छा. उसके वजह से आपको नींद नहीं लगती है. Okay. सेकेंड, व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, नींद के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज मेलेटोनिन. ये एक रसायन है जो आपका ब्रेन बनाता है. अच्छा. बट अगेन व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, योर बॉडी इज नॉट एबल टू मेक दैट मेलेटोनिन, तो जिसके वजह से नींद अगेन डिप्रेस्ड हो जाती है. सो हियर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू ट्रीट द स्लीप. व्हाट वी यूजुअली सी इज डिप्रेशन पेशेंट को हम स्लीपिंग पिल देते हैं, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन. सोल्यूशन इज टू ट्रीट व्हाई ही इज नॉट स्लीपिंग. Solution is to know why he felt depressed. So when you work at the root, the fruit will be fine. Your sleep has to improve. एंटी डिप्रेसेंट बहुत ज़्यादा आजकल चर्चे में है. आपने पिल्स के बारे में बोला, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? See, antidepressants are definitely helpful. Sleeping pills are definitely helpful, but they are not the solution. अच्छा. They help in a way कि आपके ब्रेन में वो टेम्पररी केमिकल बैलेंस लाता है, बट दैट इज़ नॉट सॉल्विंग द सोल्यूशन ना. व्हेन यू वर बॉर्न, आपका ब्रेन तो नॉर्मल केमिकल्स बना रहा था. कुछ तो हुआ लाइफ में कि ब्रेन ने केमिकल्स लोचा करना शुरू किया. सो आप पिल से क्या करते हो, वो केमिकल्स डालते हो, बट इज योर ब्रेन मेकिंग इट नॉर्मली? इट इज़ नॉट. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लॉन्ग टर्म हेल्थ इज your brain should make the natural hormones, natural chemicals, and you should not be dependent on this depression medicines for long. Second long term side effect ये होता है, भले ही आप एंटी डिप्रेशन मेडिसिन लेते हो, वो आपको हेल्प करती है एक लेवल तक, बट एज अ पर्सन यू स्टॉप इंजॉइंग लाइफ. यू नॉट अ लाइवली पर्सन. आप जितने भी पेशेंट्स को देखिए, या मैं देखती हूँ मेरे पेशेंट्स को, दे डोंट हैव लाइफ. अच्छा. बिकॉज लॉन्ग टर्म सच काइंड ऑफ मेडिकेशंस आपकी ऊर्जा छीन देती हैं. सो दे आर यूजफुल टू सम एस्पेक्ट, बट यू नीड टू अगेन एड्रेस द रूट कॉज. अच्छा. हम उसके आगे की स्टेज की बात करते हैं, जो है पैनिक अटैक्स. पैनिक अटैक्स कब आते हैं और या फिर कौन सी स्टेज पे आते हैं? पैनिक अटैक क्या होता है, एंग्जाइटी जब बढ़ जाती है, राइट. So your body needs to release that anxiety, right? See, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा माइंड 3 पार्ट्स में बना है. मैंने वन इज कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड. सो ये जो एक्टिविटीज़ है ना,
anxieties, depression, they are your subconscious and unconscious mind के activities. So when you're constantly thinking, you're anxious, you're worried, वो built-up होता है, built-up होता है, built-up होता है. अच्छा. और जैसे लावा फूटता है ना, वोल्केनो, वाई डज अर्थ वोल्केनो फोड़ती है? वाई? बिकॉज वो प्रेशर रिलीज करती है. सो पैनिक अटैक इज अ वे where your mind releases the pressure, and it is a symptom or a sign for us to know he's suffering, he needs to be treated. So panic attack का root समझिए. अच्छा. It's just an event. It will come, it will go. It will come, it will go. तो पैनिक अटैक्स भी कभी भी आ सकते हैं, अचानक आ सकते हैं, या फिर उनके भी कोई ट्रिगर होते हैं? ट्रिगर्स होते हैं. अच्छा. पर कई पेशेंट्स में विदाउट ट्रिगर भी आ जाते हैं, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली इन इमेजिनेशन ना, एक कॉन्स्टेंटली फियर में है. और ये अगर किसी को पैनिक अटैक आ जाए तो उस पैनिक अटैक के दौरान पेशेंट को शांत करने के लिए या फिर उसको खुद को शांत रखने के लिए क्या करना चाहिए? यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन पैनिक अटैक. अच्छा. ही इज नॉट इन हिज कंट्रोल. कुछ भी नहीं कर सकते. कुछ नहीं कर सकते. पेशेंट सबसे पहले क्या करेगा पैनिक अटैक में? अगर ही विल रश टू द हॉस्पिटल. क्योंकि पैनिक अटैक के सिम्टम्स हार्ट अटैक से बहुत सिमिलर होते हैं. अच्छा, वही मेरा अगला सवाल था कि क्या पैनिक अटैक्स किसी आने वाली गंभीर बीमारी के सिग्नल्स होते हैं? नो. अच्छा. एंड यस, बोथ आई वुड से. वन इज पैनिक अटैक का जो पेशेंट होता है वो मैक्सिमम टाइम वो प्रेसिपिटेट होता है, इट्स अ हार्ट अटैक. ओके. बिकॉज उसके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, ही स्टार्ट्स पाल्पिटेशन, ही बिकम्स वेरी ब्रेथलेस. तो वो रिसेंबल करता है हार्ट अटैक को. एंड दीज पेशेंट्स या फैमिली टेक हिम टू द हॉस्पिटल, दे एंड अप इन हॉस्पिटल टू फाइंड हिज ECG इज नॉर्मल. अच्छा. तो रिपीटेडली जब उसको ये अटैक्स आते हैं देन ही ऑल्सो कम्स टू नो, अच्छा आई हैव गॉट पैनिक अटैक. ओके. और फिर ये पैनिक अटैक्स को मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता? ठीक किया जा सकता या फिर उनको सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, पैनिक अटैक के जब हम अंडरलाइन कंडीशन को समझेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न, एंड हम जब एक क्रॉनिक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसके एपिसोड्स बंद हो जाते हैं. अच्छा. एंड द पर्सन डजंट गेट पैनिक अटैक्स बिकॉज इफ़ यू स्टॉप थिंकिंग, इफ़ यू स्टॉप मल्टीप्लाइंग योर एंग्जाइटी, यू विल नॉट हैव दैट पैनिक अटैक. वो प्रेशर बंद हो जाएगा. बट एट दैट एक्यूट मोमेंट यू नीड टू टेक ट्रीटमेंट. अब हमने डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक और माइंड, इन सब के बारे में बात की है. तो इन सब पेशेंट्स को या फिर केसेस को देखते हुए आप 15 साल से प्रैक्टिस कर रही है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? दे नीड हेल्प. अच्छा. One, they need to be understood, and they need to understand themselves why they fell sick. Fourth, we should not treat the depression. Okay. Should treat the person who is suffering from depression because he was not born with depression. So I have patients. I remember one case अभी आपसे बात करते करते. She is my very good patient. Her daughter is a physiotherapist. अच्छा. She is a highly qualified woman. She was in a very bad depression and anxiety attack to an extent that woman for many years she couldn't go out of the house. She couldn't cross her road. अच्छा. She was on antidepressant, anti-anxiety medication, bipolar medications, maybe for 10 years. 10 साल तक? Yeah. अच्छा. But still, her symptoms were suppressed, but she didn't have life. उसमें वो लाइफ नहीं था. शी वॉज नॉट अ ह्यूमन, राइट. वी स्टार्टेड द मेडिसिन्स फॉर हर. आफ्टर 15 days they came for the follow-up and they said my mom for the first time after 10 years उससे केक बेक किया. ओह अच्छा. भले ही उसका डिप्रेशन का मेडिसिन चालू था एलोपैथिक, बट विद द माई मेडिसिन व्हाट हैज हैपेंड इज उनके अंदर लाइफ आना शुरू हुआ. ग्रेजुअली आफ्टर 1 year 2 years of taking the treatment regularly, her psychiatrist herself stopped all her medication, telling you are absolutely fine. अच्छा. And now she has a very healthy life, very normal life. She's dancing, going into parties. She's having a blast, taking care of her family. So this is how homeopathy can change your life with with person suffering from depression. मतलब 10 साल के बहुत लंबे डिप्रेशन को 2-3 साल में होम्योपैथी से एकदम अच्छे से ट्रीट किया गया. Yes. अच्छा. तो फिर इसी को लेके एक इन जनरल होम्योपैथी के बारे में क्वेश्चन है कि ओवरऑल बॉडी के लिए होम्योपैथी
एक कैसे पॉजिटिव चेंज ला सकती है एज अ होम्योपैथ, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ, आप क्या कहेंगी? सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊंगी, सिंस माय 15 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। अच्छा। जो पेशेंट्स मेरे पास पिछले 15 साल से आ रहे हैं, उनका एंटीबायोटिक्स यूसेज ना के बराबर है। अच्छा। बिकॉज होम्योपैथिक मेडिकेशन इंटरनली इम्यूनिटी बिल्टअप करती है, उसकी ओके। डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करती है, और वो पर्सन खुद बीमारियों से फाइट करना शुरू करता है। सो दिस गिव्स देम अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा। One more thing I've noticed in my patient, specifically I would like to specify classical homeopathic treatments से, अच्छा। he doesn't get more of chronic diseases, जिसको बोलते हैं ना आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, बिकॉज उनकी बॉडी ऑलवेज एक सेल्फ रिपेयरिंग मोड में रहती है। थर्ड बेनिफिट, उनको कोई भी पुरानी बीमारी है जिसको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, वो डिज़ीज़ रिवर्स हो सकती है। अच्छा। आपको एक बीमारी के साथ लाइफ लॉन्ग जीने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। फिर आई टेल यू, आउट ऑफ 100, 2% पीपल नीड्स एमरजेंसी मेडिसिन्स। अच्छा। जैसे हार्ट अटैक हुआ, एक्सीडेंट हुआ, एनीथिंग, मेजर सर्जरी हुई, 2%, बट 98% people don't need them, and they can have a very good quality of life if they choose holistic treatment। मतलब अगर वो अच्छा। होलिस्टिक ट्रीटमेंट की तरफ जाए, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लॉन्ग जी सकते हैं। एंड अच्छा। लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप वो बीमारी को दबाइए मत। जैसे माइग्रेन है, अच्छा। दबाइए मत, उसको क्योर कीजिए। आर्थराइटिस है, उसको क्योर कीजिए, मतलब रूट से जाए। यू कैन अच्छा। बी फ्री ऑफ डिजीज़, आप एक ज़िंदगी अच्छी जी सकते हैं बिना अच्छा। दवाइयों के। सो होम्योपैथी वहाँ पर बहुत हेल्प करता है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, Yeah. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू विनय। तो ये थी डॉक्टर शैली शर्मा भोसले, एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर और साइकेट्री और काउंसलिंग में फेलोशिप जिन्होंने की है। इन्होंने बताया डिप्रेशन पे या एंजाइटी, पैनिक अटैक्स पे जो ट्रीटमेंट्स बताई, जो इन्होंने बातें बताई, वो आपको कैसे लगी, ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।